नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। जोड़ शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उठने, बैठने, चलने और फिरने के अलावा भी कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में यही काम आते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब इन जोड़ों में परेशानी होती है या दर्द सताता है, तो इन दैनिक गतिविधियों को करने में हमें बेहद दिक्कत आती है। जोड़ों के दर्द के शिकार आमतौर पर बुजुर्ग यानी कि ज्यादा उम्र वाले लोग ही होते हैं, लेकिन अब बहुत से नौजवान भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कई बार चोट, मोच या फिर किसी बीमारी की वजह से बच्चे भी इसका शिकार बन जाते हैं, जो कि बड़ी ताज्जुब की बात है। सर्दियों में ये दर्द कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। भारत में ये समस्या आजकल विकराल रूप ले रही है। स्वस्थ किसान में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय रहेगा जोड़ों की समस्याएं, उनका कारण और निदान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच तीन मेहमान आए हुए हैं। आइए आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि एम्स के रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जो एम्स में ही अस्थि रोग विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं और जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। थैंक यू आदित्य। साथ ही एम्स के अस्थि रोग विभाग के अतिरिक्त आचार्य डॉक्टर विवेक शंकर भी हमारे बीच आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे बीच आरएमएल हॉस्पिटल की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सेठी स्काइप के माध्यम से जुड़ी रहेंगी। आपका भी वेलकम है मैडम। आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा हड्डियां हैं। जोड़ हमारे कंकाल की 2 या 2 से अधिक हड्डियों को जोड़ने वाले अंग हैं और इनके कारण ही हमारा शरीर कुछ भी हरकत कर पाता है। जोड़ों का दर्द घुटनों, कंधों, कोहनी और कूल्हों में पीड़ा, दर्द और कष्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। बढ़ती उम्र के दौरान इनमें दर्द की शिकायत आम बात हो गई है। इस समस्या के बहुत से कारण हैं। गठिया, संक्रमण, फ्रैक्चर, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतकों में सूजन, जोड़ों में मौजूद तरल युक्त थैली में सूजन या घुटनों के अंदर स्थित कार्टिलेज का क्षरण होने से ये समस्या आ सकती है। ऐंठन या मोच की वजह से भी जोड़ दर्द करने लगता है। जोड़ों में दर्द और गठिया के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। ये दर्द एक जोड़ में भी हो सकता है और एक से ज्यादा जोड़ों में भी। सर्दियों में कम सक्रियता भी जोड़ों में दर्द की एक वजह है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि जाड़े के मौसम में अपनी एक्टिविटी कम ना करें। व्यायाम करके आप अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा धूप में भी कुछ समय जरूर गुजारें। डॉक्टर उमा मैम, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। मैडम, आजकल जोड़ों की समस्याएं इस कदर क्यों बढ़ चुकी है? मैडम, इस बारे में हमें आसान शब्दों में बताएं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल बदली है और एक आंकड़ा में अगर देना चाहूं तो एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की स्टडी थी। उसमें देखा गया कि लोगों को जोड़ों की समस्याएं 32% लोगों को थी और कहीं ना कहीं उनको जोड़ों में दर्द होता था या मांसपेशियों में दर्द होता था। और अगर हम इसके कारणों की बात करें तो उनको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि
किसी के परिवार में उसके माँ को या और रिलेटिव्स को बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई है, तो देखा जाता है कि बच्चों में एक बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होने की संभावना होती है और ज्यादा सीवियर हो सकती है। आनुवंशिक है, आनुवंशिक नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि गठिया आनुवंशिक है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन जेनेटिक फैक्टर्स का होता है, आई कैन से 40%। बाकी का 60% जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और उनमें देखा जाए तो जैसा आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इन्फेक्शन का होना, आप देखें इस दौरान में बहुत प्रकार के इन्फेक्शन बढ़े हैं, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल चिकनगुनिया इन्फेक्शन है। और आज अब कोविड के बाद भी जो मांसपेशियों की और जोड़ों की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरा है ऑटो इम्यून बीमारियां, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जिससे कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो मेलिग्नेंसीज हैं, कैंसर्स का खतरा भी बढ़ा है, उन मरीजों में भी जोड़ों की समस्याएं हो जाती हैं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जोड़ों में दर्द होने का। लेकिन एक चीज है कि जो जोड़ों में दर्द है वो गठिया होगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो उठने बैठने का तरीका है, और आप जानते हैं आजकल जिंदगी मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर्स के बिना सोचना ही संभव नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है जोड़ों में बढ़ती समस्याओं का। अच्छा, ये तमाम वजह है मैडम जी। और इस बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए दर्शक जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी हैं। दारा सिंह जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। अपना सवाल पूछिए। हेलो दारा सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी दारा सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है, अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी दारा सिंह जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। दारा सिंह जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो कृपया अपना सवाल पूछिए। आपका लगता है हमसे संपर्क कर चुका है। मैडम, अभी आपने ऑटो इम्यून डिजीज की बात की जी। मैडम, ये बीमारी होती क्या है और क्या ये आनुवंशिक भी है? नहीं, ऑटो इम्यून बीमारियां आनुवंशिक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है हम सब में कुछ कुछ जीन्स हो जो इन बीमारियों को प्रीडिस्पोज करते हो, यानी कि बीमारियों को होने की संभावना बढ़ाते हो, और उसमें रिस्क फैक्टर्स आ जाए, जैसे कि स्मोकिंग है। वो दारा सिंह जी लगता है फिर से लाइन पे आ गए हैं। फिर जी, आप चाहें तो क्वेश्चन। अगर आप लाइन पे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है उनकी लाइन में कुछ कर मैडम आप अपना जी। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है वो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है आम तौर पे कि ये हमारी चीज है, और या बाहर से कुछ ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ और चीज, उसको वो बाहरी चीज है। लेकिन जब हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं पहचान पाता कि ये हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं या प्रोटीन्स हैं या अंग हैं, तो उनपे अटैक करना शुरू कर देता है, और तब एक जो बीमारी पैदा होती है उसको हम ऑटो इम्यून इलनेसेस कह देते हैं। और ये किसी भी सिस्टम की हो सकती हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजी की हो सकती हैं जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर एब्डोमेन की हो सकती हैं, पैनक्रेटाइटिस है, थायराइड की हो सकती है, एंडोक्राइन की, ऑटो इम्यून। अगर जोड़ों पे इसका असर आता है और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज पे आता है तो वो रूमेटोलॉजी के डॉक्टर जो हैं वो डील करते हैं, रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हो जाती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर CS यादव भी हैं। डॉक्टर साहब एक जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है हमारे देश के। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जोड़ों की समस्या ही हमारा आज का विषय है। डॉक्टर साहब, किस आयु में जोड़ों को बदलने की आवश्यकता होती है? कब हमें ये मान लेना चाहिए कि हाँ, अब बिना बदले काम नहीं चलने वाला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल बहुत पेशेंट डेली करते हैं, जो भी जिसको लगता है जोड़ों की समस्या है जी। देखो, इसमें होता क्या है कि एज इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर। आप जब स्केलेटल मैच्योरिटी आपकी अचीव हो गई है करीब 17-18 साल के आसपास जी, उसके बाद आप 85-90 तक जोड़ बदलवा सकती हैं। लेकिन होता क्या है, नेचुरल जॉइंट को
बिना बात के नहीं बदला जाना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, जैसे कि 18 साल में मैंने कहा, 18 साल में जो डॉक्टर उमा जिस डिपार्टमेंट को डील करती है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग अर्थराइटिस, उसमें वो बचपन से ही वो अर्थराइटिस शुरू हो जाती है। 18 साल आते आते वो दवाई नहीं लेते, उसका भी कारण है कि वो इतने क्रिपल्ड हो जाते हैं, वो चल ही नहीं सकते, व्हील चेयर बाउंड है और या बिस्तर पर लेटे रहते हैं, और ग्रॉसली जोड़ उनके टेढ़े हो जाते हैं। एक्सरे से भी पता चलता है, मतलब व्हील चेयर बाउंड है। अच्छा। और बिस्तर पर लेटे हैं, तो उनको 18 साल पे भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। है ना। और कई बार क्या होता है कि जैसे 80 है जी, 85 के आसपास जी, भी पेशेंट शुरू में ठीक चल रहे होते हैं या कम पेन होता है, वो कहते हैं अभी मुझे नहीं बदलवाना है जी। लेकिन कई बार 80-85 पे भी उनकी एज 85 है, लेकिन वो लगते नहीं है, फिट हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज्ड हो गई है जी, बिकॉज ऑफ नी जी। और हमारा अगर फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट कह देता है ये पेशेंट फिट है, और पेशेंट अपने नी को चाहता है कि भाई ये मेरा नी ठीक कर दो, बाकी मैं ठीक हूं, और इसकी वजह से मैं डे टू डे बेसिस पे ज्यादा परेशान हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे बेसिस पे आप रोजमर्रा की जो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड है। तो अगर आप फिट है फिर 85 पे भी कर सकते हैं, 80 पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप ये कहना चाह रहे हैं जरूरत के मुताबिक ही डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल, नेचुरल जॉइंट को ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए जी। लेकिन जब एक बार जॉइंट आपको रोजमर्रा के दुखी करने लगे तो फिर बदलवाने से भी नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल, दोनों ही बात बोल रहा हूं। बिल्कुल क्लियर आपने कर दिया है कि कब जरूरत है बदलवाने की, कब नहीं है। मैं डॉक्टर विवेक आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप एक स्पाइन के सर्जन हैं, तो स्पाइन से रिलेटेड जोड़ों का वो मैं भी उस पर आऊंगा। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। आनंद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ, अपना सवाल पूछिए आनंद जी। हाँ जी, एक बच्चा है 9 साल का, उसके जोड़ों में आए दिन दर्द होता है, तो क्या ये कोई मतलब कि अनुवांशिक बीमारी है कि माता पिता से आगे ये बच्चे में ऐसा कुछ, क्या इसका इलाज हो सकता है? इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर उमा कुमार मैडम आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जो हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो गठिया की बीमारियां हैं वो ज्यादातर हेरिडिटरी नहीं होती हैं, मतलब आनुवांशिक, माता पिता से बच्चों में चली ही जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी चीज, बच्चा 9 साल का है, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको गठिया ही हो सकता है शरीर में किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो विटामिन डी हो, या कुछ और कमी हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। तीसरी चीज, बच्चों में भी गठिया हो सकता है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, पीडियाट्रिशियन को, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। अगर वो जरूरी समझेंगे तो जो पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास रेफर करेंगे, क्योंकि बच्चों में भी बहुत प्रकार के गठिया पाए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैडम कह रही हैं कि पहले एक एक्सपर्ट से आपको मिलना पड़ेगा, जो बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो निर्धारित करेंगे कि आपको ये समस्या में पीडियाट्रिक जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाना है या नहीं जाना है। डॉक्टर विवेक आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जब हम जोड़ों की समस्याओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे एज ए स्पाइन सर्जन? दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी है जानना, कि जोड़ों का जो दर्द होता है वो सिर्फ घुटने और कमर के दर्द, जो कूल्हे की हड्डी होती है, उससे जुड़ा नहीं होता है। स्पाइन 33 हड्डियों के जोड़ से बना होता है, और इसमें भी जोड़ होते हैं जी। अगर आप, जैसे अभी बच्चों की बात हो रही थी, तो मैं बच्चों से ही स्टार्ट करता हूं। आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जो स्पाइन के परेशानी के कारण ओपीडी में आते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो गलत ढंग से बैठने के कारण, अच्छा, पोस्चर प्रॉब्लम, गलत ढंग से अपने रोजमर्रे की जिंदगी को जीने के कारण, और उसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट मोबाइल फोन और लैपटॉप है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो गलत ढंग से बैठने के कारण, गलत ढंग से लेटने के कारण, मोबाइल लेट करके देखने के कारण, आजकल पढ़ाई भी मोबाइल पर होती है, उसके कारण गर्दन की हड्डी में भी जोड़ होते हैं, उसकी परेशानी के साथ आते हैं। कमर की हड्डी की जोड़ होती है, उसकी परेशानी के साथ आते हैं। और ये जोड़ की ये जब जो दर्द के साथ आते हैं, तो इसका इफेक्ट उनके चलने फिरने, रोजमर्रा की जिंदगी के पड़ता है।
वो ठीक से चलते नहीं है, तो बाकी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर। तो ये बच्चों की बात हो गई। हम बड़ों की बात करते हैं, जो यंग पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो यंग पॉपुलेशन में भी ये बहुत बड़ी परेशानी है कि वो अपना पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, स्पाइन का पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, कोई सामान, भारी सामान को उठाने का तरीका ठीक नहीं होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक सिटिंग आवर्स, ज्यादा लंबे समय तक बैठने के कारण, नहीं तरीके से बैठने के कारण उनके जोड़ों की जो मांसपेशियां वो तो कमजोर होती ही हैं, साथ में कमर की और रीढ़ की हड्डियों के बगल में जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं और उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक दोनों जो परेशानियां वो साथ में उभर के आती है। बिल्कुल। स्काइप में डॉक्टर पूजा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूजा, आप हमें बताएं कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है जोड़ों के दर्द में? हेलो पूजा जी। हाँ जी। हाँ, मैंने आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी, आप एक फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट हैं, क्या रोल है, क्या भूमिका है इसकी? आपकी आवाज दर्द में बहुत लाभदायक है, चाहे कि वो डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, यानी कि उम्र के साथ होने वाला आर्थराइटिस, स्पाइन का आर्थराइटिस हो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया हो जी। फिजियोथेरेपी से गठिया के मरीजों में दर्द कम करता है, जोड़ों में अकड़न कम करता है, जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। फिजियोथेरेपी सूजन कम करने में मदद करता है और व्यक्ति की चलने फिरने की क्षमता और दैनिक गतिविधियां करने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि उसकी जीवन शैली में सुधार होता है। ज्यादातर गठिया के मरीज 60 साल से ऊपर होते हैं, तो उनमें काफी बार बैलेंस की समस्या रहती है, तो फिजियोथेरेपी से हम उनके बैलेंस में भी सुधार लाते हैं। जब भी हमारे पास कोई गठिया का मरीज आता है तो पहले हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि उसको दर्द कब होता है ज्यादा, सुबह के टाइम पे जकड़न तो नहीं रहती, रात को सोने में परेशानी तो नहीं होती। उसके बाद हम उसके जोड़ों का निरीक्षण करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें सूजन है, लालिमा तो नहीं, टेंडरनेस यानी कि दबाने पे दर्द तो नहीं होता। उसके बाद हम जोड़ों का लचीलापन या रेंज ऑफ मोशन मापते हैं, मांसपेशियों की ताकत नापते हैं, जिसे हम मसल पावर कहते हैं। निरीक्षण के आधार पर हम उसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर हमें लगता है निरीक्षण करने पर कि जोड़ों में जकड़न ज्यादा है, तो हम उसे गर्म सिकाई करने का मशवरा देते हैं, जिसमें हम उसे शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी या पैराफिन वैक्स थेरेपी अप्लाई करने के लिए कहते हैं। अगर गठिया की वजह से टेंडिनाइटिस है तो हम उसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी बिल्कुल। का इस्तेमाल से आप ये कहना चाह रही हैं, जरूरत के मुताबिक आप डिसाइड करती हैं कि हमें क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं डॉक्टर उमा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एम्स का जो रिमटोलॉजी डिपार्टमेंट है, आपने उसकी स्थापना की अपने अथक प्रयासों से, बेटा वहां पे जो मरीजों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, एम्स के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 पॉइंट केयर जो हम कह सकते हैं कि मरीज जब वहां आता है वो देखा जाता है, उसकी जिन जांचों की जरूरत होती है उनमें मैक्सिमम जांचें की सुविधा हमारे अपने डिपार्टमेंट में मौजूद है। हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब मरीज के जोड़ों में दर्द होता है या डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो मान लीजिए घर के छोटे छोटे काम है, खाना खाना है, स्पून हाथ में पकड़नी है, चाबी से ताला खोलना है, इन सब कामों को कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके कि जिससे कि जोड़ों पर गलत असर भी ना पड़े, मतलब परेशानी बढ़े भी ना, और कंफर्टेबली पेशेंट्स अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको कर सके। अच्छा। इसके अलावा जो उसको और बाकी कभी स्प्लिंट्स की जरूरत होती है, जो उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, बहुत ज्यादा टेढ़ापन ना बढ़े, या बहुत सारी और कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें दिए जाते हैं, उनको अप्लाई करने का जो सुविधा है वो। इसके अलावा कुछ, जैसे आपने कुछ थेरेपीज की बात की, तो वो एक लिमिट तक उसकी बात वो दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास वोकेशनल काउंसलर हैं जो उनको एडवाइस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में हैं और लेकिन आपको मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे, आपके हाथ में डिफॉर्मिटीज आ गए, आपका लिखने पढ़ने का काम है या पेन बहुत ऐसे पकड़ना है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। दूसरी एक चीज हमने ये भी की है कि सरकार की जितनी भी जो भी योजनाएं हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, जिसका फायदा हमारे मरीज उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो इंडिया है उसमें जो अफोर्डेबिलिटी है लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाती है, तो
उन सुविधाओं को बताने के लिए भी हमने सहूलियत रखी है अपने डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छा है मैडम, काफी लोग इससे फायदा उठा सकते हैं क्योंकि रिमटोलॉजी का हमारे देश में अभी भी रिमटोलॉजिस्ट की संख्या काफी कम है, ऐसे अध्ययनों में एक चीज और कहना चाहूंगी आदित्य जी कि एक हमारे पास रूमेटोलॉजी डे केयर की सुविधा है। आप जानते हैं कि अगर एक मैं मरीज, उसी का आपसे सवाल पूछने वाला था। जी मैम आप बताइए। तो जब मरीज एडमिट होता है तो भले चाहे मरीज को ना देना पड़े, सरकार बेयर करती हो उसका कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट तो होती है, उसका खर्चा होता है। तो डे केयर ऐसी फैसिलिटी है जहां सुबह मरीज आता है 8 बजे, उसको जो दवाइयां चढ़नी होती हैं वो चढ़ जाती हैं, शाम को वापस चला जाता है। जो छोटे मोटे जो प्रोसीजर्स करने होते हैं वो हमारे डे केयर में हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, एक्सपर्ट्स हैं जो करते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गठिया के मरीज हैं उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा एक छत के नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं वो कोशिश की गई है। मैडम मैं इस पे थोड़ा और भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े में, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अनिल जी अपना सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। एंड डॉक्टर सहाय एंड डॉक्टर यादव, एक्चुअली सर मेरा सवाल है मदर को लेकर के, शी 76। ओके। तो कुछ साल पहले नियर अबाउट 2008 में हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उसमें काफी सारे जो वाइल्ड चीजें थी वो जमा गई थी। उसकी गैस जो है मेरे मदर के ना बैक साइड जो है रीढ़ की हड्डी में उसमें असर हुआ, तो वो थोड़ा झुक के चलते हैं फर्स्ट। अच्छा। सेकेंडली मैंने अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्सरे कराया, शी इज फिट जी। थर्डली डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि जैसे मखाने होते हैं ना रॉ, वो दही हो गया, क्योंकि ऑर्थोपेडिक का भी हो सकता है क्योंकि सीनियर सिटीजन भी हैं, बट शी इज डूइंग। माय क्वेश्चन इज कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से उनका मतलब चेकअप भी कराया, उन्होंने मुझे लगता है उन्होंने ये बोला कि जो नसें हैं ना वो उसमें ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा, तो उसके बाद वो कभी कभी सीधे हो जाते हैं, बट अगेन शी वॉक इन ए लेन, मतलब झुक के चलते हैं। सो कैन यू सजेस्ट एनी रेमेडीज? हम आपका सवाल समझ चुके हैं। डॉक्टर यादव लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब आपसे अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आप उनका जवाब दीजिए। इसका आदित्य मेरे ख्याल से ये डॉक्टर विवेक स्पाइन एक्सपर्ट है, बेटर है विवेक शंकर जो हमारे स्पाइन एक्सपर्ट हैं वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, आपका सवाल बहुत अच्छा है। चोट लगने के कारण कभी कभी 76 इयर्स एज में ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी कमजोर हो जाती है, उसके कारण, चोट लगने के कारण कभी कभी आगे को हड्डी झुक जाती है, दब जाती है स्पाइन की हड्डी, और उसके कारण आदमी आगे को झुकता चला जाता है। उम्र के साथ में भी ये होता है, लेकिन चोट लगने के बाद ज्यादा होता है। आप जैसा बता रहे थे कि आपने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंसल्ट किया और वहाँ उन्होंने बताया है कि वहाँ पर उसकी जो स्पाइन की जो नसें हैं वहाँ पे उसका खून का बहाव कम हो रहा है। खून का बहाव नहीं होता, CSF का बहाव होता है, और उसमें वहाँ पे अगर हड्डी झुक रही है और आगे कोई डिफॉर्मिटी बन रहा है तो नसों में दबाव लंबे समय तक रहने के कारण वो ऐसी परेशानी आ सकती है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि वो ऑस्टियोपोरोसिस है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस का होना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो दबाव आगे को झुक रहे हैं उसके लिए कितना झुकाव हो रहा है, उसके कई ट्रीटमेंट होते हैं, उसके लिए एक स्पाइन एक्सपर्ट से मिले। उन ट्रीटमेंट्स में हम ब्रेस दे सकते हैं ताकि वो आगे न झुकें और वो सीधी रहें। दूसरा, हम उसमें एक इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि वो दर्द खत्म हो जाए। तीसरा, हम उसमें एक वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी नाम का एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसमें वो आगे को और न झुके, हम उसको सीमेंट कर सकते हैं। और चौथा, अगर ज्यादा दबाव है तो उसको ऑपरेट करके वो उसका दबाव हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम दबाव ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो उसमें परमानेंट चेंजेस आने के चांस होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर शंकर ने आपको बताया कि आपको विशेषज्ञ से तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से इलाज करें, हम आपको अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, बस यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सर। और इस बीच हमारा अंतराल का समय हो चुका है ब्रेक का। छोटे से अंतराल से लौटते हैं थोड़ी देर पर, तब तक आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोक है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए, किश्क गड़े गए,
जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ डॉक्टर यादव, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की कई लोग कहते हैं कि हाफ जॉइंट रिप्लेसमेंट और पूरी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट में अंतर क्या है, और क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सुरक्षित, एक सेफ सर्जरी है? देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते क्या है हम लोग, जैसे कि नॉर्मल जॉइंट है, देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसमें हड्डी के एंड पे एक चिकनी परत होती है टायर के तरीके की, है ना। ग्रेजुअली ये परत खत्म हो गई, ये हड्डी से हड्डी टकरानी, ये लाल रंग की हड्डी दिख रही है, खत्म हो जाती है। और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाए और पेशेंट को रोज परेशानी होने लगे तो जॉइंट बदलेंगे हम लोग। और जॉइंट बदलने में हम करते क्या है, जैसे कि ये जांग की हड्डी है जी, इसको छीलते हैं और इसके ऊपर ये कैप चढ़ा देते हैं। इसको छीला और ये कैप चढ़ा दी हमने, है ना। ऐसा नहीं है पूरी हड्डी काट के फेंक देते हैं, ऐसे ये टांग की हड्डी है नीचे वाली, इसको भी छीला और ये परत चढ़ा देते हैं, और इन दोनों के बीच में ये प्लास्टिक आ जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गया टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट जी। और उसमें पार्शियल में क्या करते हैं, यूजली होता ये है कि जहां ज्यादा खराब है उतना ही छीलते हैं, ये पूरी कैप नहीं आती, आधी इसकी चौड़ाई आधी हो जाती है। अच्छा, है ना। तो वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ज्यादातर टाइम फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मतलब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जब कम खराब होता है तभी इसको एडवाइस किया जाता है। और कम खराब को हम वैसे ही नहीं बदलते, उसको हम वेट कम करा के एक्सरसाइज करके। तो पार्शियल मैं तो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होता हूं, अगर कम खराब है तभी पार्शियल किया जाता है, तो उसको बिना ऑपरेशन के भी लंबे टाइम तक हम पेशेंट को चला सकते हैं। जब लगेगा भाई बहुत ज्यादा खराब हो गया तो फिर पूरा बदलने के रिजल्ट गारंटीड होते हैं, बिल्कुल, अगर सर्जन अच्छा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर उमा, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अभी आपने डे केयर की बात की, तो मैडम कब आपने एम्स में डे केयर की शुरुआत की, उसके पीछे सोच क्या थी आपकी? डे केयर की शुरुआत 2012 में हुई थी, और सोच ये थी कि जो मरीज जो बहुत महंगे इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम बायोलॉजिक्स कह देते हैं, वो कुछ पेशेंट्स जो रिफ्रैक्टरी होते हैं, यानी कि जो ओरल दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते, उनमें प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, और वो कुछ घंटे में चढ़ जाते हैं। उनको 24 घंटे या उससे ज्यादा एडमिशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा। और आप जानते हैं कि अगर एक बेड ऑक्युपाइड रहता है बहुत दिन के लिए तो कितना ज्यादा कॉस्ट आती है, और एम्स में मरीजों का भर्ती होना ही इतना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच के पहली बार इंडिया में रूमेटोलॉजी में डे केयर की स्थापना हमने 2012 में बिल्कुल बिल्कुल मैम। रोजमर्रा में बेड ले न पाना एम्स में एक जद्दोजहद, बेहद जद्दोजहद के बाद भी मिलना एक थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, और उसके लिए आपने डे केयर जैसा विकल्प ऑप्शन लोगों को दिया, जो कि काबिले तारीफ है। और हम रुख करना चाहेंगे स्काइप पे पूजा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो फिजियोथेरेपी का किस तरीके से लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जरूरी होती है, उस विषय में हमें आप बताएं। ज्यादातर गठिया के मरीजों में जकड़न आ जाती है और लचीलापन कम हो जाता है। इसके लिए हम मरीजों को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसमें हम मरीजों को अपने जोड़ों को पूरी तरह से हिलाने के लिए बोलते हैं। और कई बार क्या हम आते हैं, मरीज हमारे पास आते हैं, वो घुटना पूरा मोड़ नहीं पाते हैं, तो उस समय हम उनको सिकाई देते हैं। उसके बाद घुटनों पे ग्लाइड्स और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे उनके जोड़ों का जकड़नपन कम हो।
साथ साथ काफी बार गठिया में देखा गया है कि आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसके लिए हमें उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी पड़ती है, जिसके लिए हम वेट कफ, थेराबैंड या थेरा ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। और घर पर भी हम उन्हें थोड़ी थोड़ी नमक या रेत की थैली बनाकर घुटने की एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनकी मांसपेशियों में ताकत आए और उन्हें चलने फिरने में मदद मिले। ठीक है डॉक्टर विवेक शंकर, आपका रुक करना चाहेंगे कि जोड़ों के दर्द के जो ऑपरेशन है उसके कितने वक्त के बाद एक व्यक्ति रोजमर्रा के काम करना शुरू कर सकता है? जोड़ों के दर्द के ऑपरेशन के बाद चलना फिरना, अपने वॉशरूम जाना, अपना टॉयलेट जाना तो दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, अगर डॉक्टर CS यादव और एक्सपर्ट सर्जन ऑपरेट करते हैं तो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि वो कितने दिनों के बाद में अपनी तरह से पूरी तरह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अटेन कर सकता है, तो वो 6 सप्ताह से 2 महीने के बाद में अगर वो ढंग से एक्सरसाइज करे, डॉक्टर की बातों को माने कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। जैसे शुरू में जोड़ों के ऑपरेशन के बाद में जमीन पर बैठना या पालथी मार के बैठना, कूल्हे के ऑपरेशन के बाद में अपने पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा के रखना, ये सब चीजें ना करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, तो जोड़ों के ऑपरेशन के बाद में 6 सप्ताह से 2 महीने के बाद में अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ का, अपने रोजमर्रे के हर काम को वो करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मैं 100 कदम भी चल नहीं पाता हूँ, मेरी एज है 45 ईयर। ठीक है। और बैक पेन रहता है बहुत ज्यादा, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने MRI कराई मेरी, तो कोई PIVD करके डिसीज है बताया उन्होंने, और घुटनों में बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा। तो कुछ दवाइयां भी दी उन्होंने और फिजियोथेरेपी भी कहा, तो मैंने दवाइयां भी ली, कुछ दिन तक फिजियोथेरेपी भी कराई, बट मुझे आराम हुआ नहीं है। बिल्कुल। मैं 5 मिनट भी जैसे खड़े रहता हूँ ना, मेरी कमर में दर्द चालू हो जाता है, और 100 कदम चलता हूँ तो कमर दुखना चालू हो जाती है, और थोड़ी देर बैठने से आराम हो जाता है। ठीक है विकास जी, मैं डॉक्टर उमा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैडम। अगर विकास जी लाइन पे हैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या जब आप सुबह सो के उठते हैं तो भी आपके कमर में दर्द सो के उठने से नहीं होता है जी, और रात को जब आप करवट बदलते हैं तो कोई तकलीफ होती है कमर में? नहीं। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए पूछे कि कई मरीज जो होते हैं जिनको कि स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि उसकी एडवांस स्टेज होती है, उसके क्लासिकल जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जैसे मरीज प्रेजेंट करता है होते हैं, तो अगर आपके कमर में दर्द है और आपके घुटने में तकलीफ हो जाती है तो ये देखना जरूरी है, जिसके बारे में अभी हमारे जो कलीग्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं कि बैड पोस्चर, मतलब आप उठने बैठने का तरीका सही नहीं होना, वजन उठाने का तरीका सही नहीं होना, बहुत देर तक उठना, बैठ के काम करते रहना, या वजन ज्यादा होना, कभी घुटनों में कहीं चोट लगी हो उसकी वजह से, या कुछ डेफिशिएंसी होती है आजकल, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी काफी देखी जा रही है, तो वो सब वजह हो सकते हैं इस परेशानी के। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 45 साल की उम्र इतनी कोई ज्यादा नहीं है जिसमें कि घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको चलना फिरना मुश्किल लगने लगे। तो मैं तो सलाह दूंगी कि आप जाके डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जो भी जरूरी टेस्ट हैं वो कराएं। तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग थोड़ा सा कमर में दर्द होता है और जाकर MRI करा लेते हैं। तो MRI एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि कुछ संख्या में लोगों की MRI कराई गई, नॉर्मल लोगों की, और पाया कि उनमें भी बहुत सारी खराबियां रिपोर्ट में मिली, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा। कहीं कोई दर्द नहीं था। तो जो MRI के जो फाइंडिंग्स हैं वो तभी रेलेवेंस रखते हैं जबकि मरीज को परेशानी है, इसलिए अपने आप जाके ऐसे ही MRI कराना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल मैडम, मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर यादव आपका। डॉक्टर साहब, अगर जोड़ों को बदलने की बात आती है तो उसमें 3 चीजें हैं, एक तो हॉस्पिटल और एक सर्जन और दूसरे जोड़ की क्वालिटी। तो उनमें से डॉक्टर साहब किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है अच्छा परिणाम पाने के लिए? देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मान लो 100 नंबर है जी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जन है। बिल्कुल डॉक्टर। और उसके बाद जो जॉइंट नंबर 2 आता है जी,
नंबर 2 जॉइंट इसलिए आता है, बायो मटेरियल भी जो है ठीक होना चाहिए, और हॉस्पिटल भी इंपॉर्टेंट है एक सेंस में, जैसे कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि जहां ऑटोक्लेविंग और पूरा टीम ठीक से काम नहीं करती हो, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जॉइंट को ठीक से डालना ये सर्जन का काम है, और कई बार आजकल रोबोट की बात चल रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, है ना, तो रोबोट में है क्या कि अगर आप अच्छे सर्जन हो जी तो आपको रोबोट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप मेरे को अपने हॉस्पिटल से घर जाने के लिए जी गूगल मैप नेविगेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है वो रास्ता, क्योंकि आप माहिर हैं जाने में। हजारों करते हैं। जी जी जी, तो अच्छे सर्जन को इसकी रोबोट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो गंदा सर्जन है, उसके हाथ स्किलफुल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो रोबोट के कुछ स्टेप्स होते हैं जी, इस टोटल नी रिप्लेसमेंट में 25 स्टेप्स होते हैं जी, और सारे स्टेप्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपने रोबोट कुछ स्टेप करेगा, 3-4 स्टेप कर देगा जी, और बाकी आप अगर अच्छे सर्जन है, बाकी स्टेप आपको खुद करने हैं, वो आपने ठीक नहीं किए तो उन 3 स्टेप का भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो कुल मिला के बैड सर्जन रोबोट का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो सर्जन की सबसे ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल। आप इवन रोबोट जो मार्केट में चल रहा है उसको मैं मोर ऑफ हाइप मानता हूं। बिल्कुल डॉक्टर, और मोर ऑफ मार्केट ड्रिवन, क्योंकि जब भी आप रोबोट से सर्जरी बदलते हो तो करीब 70,000 मिनिमम आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसमें हर एक का फायदा है, हॉस्पिटल का फायदा है, सर्जन का फायदा है, रोबोट कंपनी का फायदा है। बिल्कुल, अगर अच्छे सर्जन है तो इसकी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अक्सर समाचार पत्र में रोबोट का बड़ी भूमिका के बारे में आता रहता है, लेकिन आप तो डॉक्टर साहब एक माहिर सर्जन ये हैं। मेरी बड़ी फ्रैंक ऑनेस्ट ओपिनियन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो भी जनहित में आपने बहुत अच्छी जानकारी। ये थोड़ा सा लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन इट इज ऑनेस्ट ओपिनियन एंड वेरी बोल्ड ओपिनियन। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर उमा, आपका रुख करना चाहेंगे मैडम। अगर हम बात करें मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 45 साल की उम्र में आमतौर पर अमूमन नहीं होता है, मैम इसके कारण क्या होते हैं तो, और किस तरीके से हम जवानी में ऐसे क्या करें कि आने वाले वक्त में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना ना करना पड़े, इस विषय में हमें बताएं। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि जब से होश संभालें तब से अपनी लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या को बहुत सधा हुआ रखें। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो हमारी उठने बैठने का तरीका है, हमारे काम करने का तरीका है, वो सही नहीं होता। हमारा वजन ज्यादा होता है, हम जो जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो ठीक नहीं होते, जिससे कि क्या होता है कि जो वजन है हमारे घुटनों पे, कूलों पे, पंजों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने पाता, तो एक जगह ज्यादा घिसने लगती हैं हड्डियां, और बाद में जाके हम उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। मैडम, आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है कि जो हमारे हाई हील के शूज हैं या समतल पहनने चाहिए? आपका इशारा किस तरफ है मैडम? नहीं, ऐसा होता है कि कभी किसी का फ्लैट फुट है तो वो इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर प्रॉपर इंसोल्स या बहुत सारे और तरीके उस तरह की फुटवेयर चूज कर सकता है। किसी का मान लीजिए वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है, इसका मतलब होता है अंगूठा थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसको आगे थोड़े चौड़े से वाले जूते प्रेफर करने चाहिए। तो इस तरह ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो है बताई जाती है, रोल है। और दूसरी चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए होती है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जॉइंट में वेयर एंड टेयर बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब वो वेयर एंड टेयर यानी कि जो जोड़ों का घिसना है वो इतना बढ़ता जाए और वो इकट्ठा होता जाए कि टाइम ही ना मिले कि वो रिपेयर हो सके यानी कि वो ठीक हो सके, तो वो क्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और बाद में जाके एक परेशानी जो हम बात जिक्र कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी, उसका रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल मैम, सालों की जो हमारी गलत आदतें हैं या जो कि हम उनको अगर हम छोड़ दें और हमने थोड़ा सा सुधार कर लें तो आने वाले हमारे साल अच्छे हो सकते हैं। अब वजन ना बढ़ने दें, और अपनी जो मोबाइल यूज है या लैपटॉप यूज है उसके कुछ तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, वो सीखें, पता करें, जोड़ों को चोट से बचाएं। फुटवेयर की हमने बात कर ही ली। इसके अलावा जो आर्थराइटिस होती है इन्फ्लेमेटरी, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ाती है, तो उनसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की चीजों की जानकारी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी जानकारी रखनी है। हमारे दर्शक जुड़े हैं ऑनलाइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो
हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषिकांत से दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी ऋषिकांत। मेरे लेफ्ट हैंड में 12 साल पहले प्लेट डली थी। अच्छा। और उसके बाद से तो चलते एक तो मैंने प्लेट रिमूव नहीं कराई और प्लस मेरे ना दर्द बहुत होता है हाथ में। ठीक है, ठीक है, तो मैं डॉक्टर विवेक आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, तो जैसा मैंने बताया कि 12 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था और वो प्लेट रिमूव करा चुके हैं जी। उसके बाद रिमूव नहीं कराई है मैंने। अच्छा, रिमूव नहीं कराई है। तो अगर रिमूव नहीं कराई है और दर्द हो रहा है तो ये जानना जरूरी होगा कि वो दर्द प्लेट के कारण हो रहा है या किसी और कारणवश हो रहा है। तो इसके लिए आप अपने जो लोकल डॉक्टर हैं या अपने डॉक्टर से मिले, वो उनका एक्सरे करा के देखेंगे कि वो प्लेट के कारण है। प्लेट कई बार हड्डी जुड़ने के बाद प्लेट लूज हो जाता है, इन्फेक्शन के चांस होते हैं, एसेप्टिक इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ये जानना जरूरी है कि आपके दर्द का कारण क्या है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कारण को हम नहीं पहचान पाएंगे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं, जब तक तह पे आप जाके कॉज का, ये कारण का पता नहीं लग पाएंगे तो इलाज सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं पूजा जी आपका रुख करना चाहूंगा। पूजा जी, क्या फिजियोथेरेपी से जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है? जॉइंट पेन को हम समय पर इलाज शुरू कर दें, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में, घुटने के जैसे लोगों का आजकल 40-45 साल की उम्र में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है, तो तभी से अगर वो एक्सरसाइज करना नियमित रूप से शुरू कर दें, अगर अपने पोस्चर का ध्यान दें, चौकड़ी मार के नहीं बैठे, पैरों के भार नहीं बैठे, अपना वजन कम रखें, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारा वजन 4 से 5 किलो बढ़ता है तो हमारे घुटने के 40 से 50 किलो वजन ज्यादा आ जाता है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, संतुलित आहार खाएं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच हो, तो हम काफी हद तक जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, नहीं तो हम उसे काफी सालों तक टाल जरूर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर यादव आपसे पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, मार्केट फोर्सेस, जो तमाम विज्ञापन, लोक लुभावने विज्ञापन आते रहते हैं, उनकी क्या भूमिका है? देखो, जैसे कि मैंने रोबोट को अभी बताया, जी, है ना, अगर आप अच्छे सर्जन हो तो आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आप सर्जन ठीक नहीं हो तो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसी तरीके से ये चीज मार्केट फोर्सेस नेविगेशन रोबोट का ही भाई है। ये भी आया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, बड़े टावरिंग क्लेम्स के साथ, बिग बैंग के साथ। जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद वो हर जगह कुछ महीने लोगों ने यूज किया, 1 आध साल यूज किया, सब वो डस्ट खा रहे थे नेविगेशन सिस्टम। ऐसे ही बहुत से जॉइंट भी आए तो कहा गया कि ये जॉइंट 50 साल चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। यूजली जॉइंट जिंदगी भर चलता है अगर 50 साल के आसपास इसको रिप्लेस किया गया है, अच्छी तरह से रिप्लेस किया गया है। सर्जन अच्छा होना चाहिए, बार बार मैं ये कहता हूँ इस बात को, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, एक सबसे बड़ी सच्चाई। तो वो दो राय नहीं है डॉक्टर साहब, जो आपने अनुभव से जो चीजें हमें बता रहे हैं, तो वो जॉइंट के बारे में भी, और जॉइंट होता क्या है कि ये नई चीजें जो आती हैं सब पहले से महंगी आती हैं, बिल्कुल, और बड़े बड़े क्लेम्स के साथ आती हैं, और ये सारी चीजें विड्रॉ हो जाती हैं या बैन हो जाती हैं या डॉक्टर यूज करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, जस्ट टू मेक एक्स्ट्रा मनी बाई एवरीवन। बिल्कुल ये सारी चीजों का डेफिनेटली ये जॉइंट के टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखा गया। नए नए जॉइंट आते हैं, उसमें भी ये देखा गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आम जनमानस होता है वो मरता क्या ना करता वाली बात है, वो हर तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, तो इधर हाथ पांव मारने के चक्कर में वो इनके ट्रैप में या फंस जाता है और अपने पैसों का नुकसान होता है। इसके बजाय हमें अच्छे सर्जन की पहचान करके शरीर का भी नुकसान होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, एक जॉइंट आया था जी डॉक्टर, जो 50 साल चलेगा, वो खूब लोगों ने डाला जी। उसके बाद वो 5 साल के अंदर, यूजुअली जॉइंट 20-30 साल बड़े आराम से चलते हैं जी, वो 5 साल के अंदर ही फेल होने लगा और बड़े बड़े कोर्ट केस हुए जी। मतलब आपके पैसे तो गए क्योंकि वो महंगा था, और शारीरिक नुकसान, शरीर भी गया, फिर आपको रिवीजन कराना पड़ता है जी डॉक्टर, शरीर का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान है। तो नुकसान ही नुकसान है अगर बेवजह, अगर हम गलत लोक लुभावनी चीजों पे या विज्ञापनों पे बेवजह पड़ेंगे। इसके बजाय हमें अच्छे सर्जन की पहचान करके उनसे संपर्क करना चाहिए। इस बीच हमारे एक छोटे से ब्रेक का अंतराल का समय हो चुका है, लौटते हैं थोड़ी सी देर में, तब तक कार्यक्रम पे बने रहिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वीक हमारे एक दर्शक लाइन पे हैं, आप उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, शुभम जी। हाँ जी सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, शुभम बोल रहा हूँ। हाँ जी शुभम जी। हाँ, ये प्रोलैप्स डिस्क क्या होता है सर? PIVD करके कोई डिसीज होती है? मैं डॉक्टर विवेक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, नमस्कार शुभम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो PIVD क्या होता है? क्या है, मैं पेट दर्द से परेशान हूँ, कमर दर्द से परेशान हूँ। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया मैंने, पहले उन्होंने एक्सरे कराया, दवाइयाँ दी, आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने MRI कराया, तो उनका कहना है कि PIVD है, इसका सर्जरी भी नहीं हो सकता और दवाइयाँ भी ज्यादा समय तक आप ले नहीं सकते। पिछले 4 सालों से मैं परेशान हूँ, चलने फिरने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है। दवाई मैंने अभी खाना बंद कर दिया है। बाकी विटामिन D वगैरह के वो आते हैं, वो सब सप्लीमेंट लेता हूँ मैं, जो डॉक्टर लिख के दिए हैं। तो ये होता क्या है और कैसे ठीक होगा? ओके, तो PIVD का फुल फॉर्म है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो स्पाइन जो की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है, उसके बीच में जो डिस्क होता है वो पीछे को निकल के नसों को दबाता है, कि नसों में जाके उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, उसको PIVD बोलते हैं। वो कई तरीके से होता है। पहला होता है ट्रोमैटिक, कभी कोई चोट लग जाए, गिर जाए, उसके कारण होता है। दूसरा होता है डिजेनरेटिव, उम्र के बढ़ने के साथ में जो एनुलर होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो उस डिस्क को कंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो बाहर को आ जाता है। गलत पोस्चर, लंबे समय तक गलत ढंग से बैठने के कारण, बहुत भारी सामान उठाने के कारण, गलत ढंग से, ऐसा नहीं है अगर सही ढंग से अगर सामान उठाएं तो नहीं होगा, गलत ढंग से अगर सामान उठाएंगे तो उसके कारण हो जाता है PIVD और या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इसकी जो परेशानी है, इसके जो सिम्टम्स हैं, वो कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में दर्द, झुंझुनाहट होना, पैरों में दर्द का खिंचाव जाना, पैरों में शक्ति की कमजोरी होना, अंगूठे का कमजोरी होना। उसके बाद अगर ये बहुत एक्यूट फेज में आता है, इसका जो एडवांस फेज होता है उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना, तो वो उसमें पेशाब की शक्ति में कमजोरी आना या पॉटी की शक्ति होती है उसमें कमजोरी आना, वहां पे सुनपन आना, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। ये उसका स्पेक्ट्रम है सिम्टम का। तो आपको किस सिम्टम में हैं आप और उसके हिसाब से ही इलाज करना पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह माने, उनको जाके दिखाएं, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी है जो खतरनाक भी हो सकती है। पैरों में शक्ति जा सकती है आपकी, या आपका पेशाब की शक्ति या पॉटी की शक्ति में कमजोरी आ सकती है, सुनपन आ सकता है। तो इसको अवॉइड नहीं करें, इसको सीरियसली लें आप, और जाके जो भी अपने चिकित्सक हैं उनसे जाके परामर्श करें और उनको जाके दिखाएं, और दवाइयां जो दे रहे हैं या जो एक्सरसाइज बता रहे हैं वो ढंग से करें। बिल्कुल डॉक्टर उमा, आपका रुख करना चाहेंगे। मैम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने की बात कर लेते हैं। इसको ट्रीट करने के तरीके क्या है? स्टेरॉइड्स की अक्सर बड़ा जिक्र होता है, और पेन किलर्स की क्या भूमिका है? देखिए, जो सीरियस प्रकार का गठिया कहा जाता है, जिसमें एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेन किलर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि पेन किलर्स आर प्लेन किलर्स, मतलब मार देते हैं आदमी को। इंडिया में किडनी फेल होने का एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पेन किलर्स है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं आज के टाइम में। ये पूरी तरह ट्रीटेबल बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है। उन दवाओं को हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कह देते हैं। ओरल दवाइयां होती हैं, जिनमें ओरल दवाइयां काम नहीं करती, उनको सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, जिनको हम बायोलॉजिक्स कह देते हैं। वो
थोड़ी एक्सपेंसिव दवाइयाँ होती हैं, लेकिन सारे मरीजों को उन दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती और उनको हम बिल्कुल अपफ्रंट शुरू नहीं करते, यानी कि एकदम से मरीज आया, उसको आर्थराइटिस डायग्नोज हुई और उसको बायोलॉजिक और महंगी दवाइयों को हमने ऑफर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है स्टीरॉइड्स की, स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग है अगर वो राइट कंडीशन में दिए जाएं, और अगर वैसे ही दिए जा रहे हैं तो उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में जो स्टेरॉइड हैं वो एक ब्रिजिंग थेरेपी की तरह यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो दवाएं जब शुरू की जाती हैं उनका असर आने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का। उस दौरान में सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, कि कुछ गठिया ऐसा होता है जिसमें आंखों की अचानक से रोशनी जाने की संभावना, या फिर नसों के ब्लॉक होने की संभावना, गैंग्रीन हो जाना, आंतों का फटना, तो उनमें इंजेक्टेबल मैसिव डोजेस ऑफ स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिससे कि हमें तुरंत असर चाहिए दवाई का, हम दिनों और वीक वेट नहीं कर सकते। तीसरे रूट होता है इंट्रा आर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए रूमेटॉइड का पेशेंट है, उसके सारे जोड़ दवाइयों से ठीक हो गए और सिर्फ उसका एक जोड़ है जो ठीक ही नहीं हो रहा, या एक जोड़ में सूजन आ गई, तो उस केस में हम बजाय दवा बढ़ाने के इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देना प्रेफर करते हैं। ठीक है मैम। पूजा जी आपका रुख करेंगे। पूजा जी ये बताइए कि जो फिजियोथेरेपी है, जोड़ों के दर्द में गर्म सिकाई करनी चाहिए या फिर ठंडी सिकाई करनी चाहिए? ज्यादातर जकड़न की तकलीफ होती है, उस समय गर्म सिकाई से मरीजों को काफी आराम मिलता है। गर्म सिकाई गर्म पानी की बोतल से या हीटिंग पैड द्वारा घर पे की जा सकती है, या जिन मरीजों में जकड़न ज्यादा होती है उन्हें हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बुलाकर शॉर्टवेव डायथेरेपी, माइक्रोवेव डायथेरेपी या पैराफिन वैक्स द्वारा गर्म सिकाई देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक गठिया वाले जोड़ में सूजन या लालिमा आ जाती है, या उसे एकदम टच करते ही पेन होती है, जिसे हम टेंडरनेस कहते हैं। अगर ऐसे अचानक से सूजन आए तब हम मरीज को ठंडी सिकाई करने की सलाह देते हैं। उसमें हम मरीज को कहा जा सकता है घर में बर्फ पीसकर तौलिए में लपेटकर उसे जोड़ की सिकाई करी जा सकती है, जिसे 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे गर्म सिकाई में ज्यादा गर्म लगाने से जलने का डर रहता है, वैसे ही ठंडी सिकाई में भी हमें उसे साथ साथ हिलाते रहना चाहिए ताकि मरीज को बर्न ना हो। ठीक है मैम। इसलिए हाँ, आपने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्काइप से जुड़ने का, और हम आगे भी आपकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाएंगे। और मैं डॉक्टर यादव आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट आदमी की पूरी जिंदगी बदल देता है जी। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद सेकंड डे पेशेंट को चला देते हैं। अच्छा। कूला बदलो या घुटना बदलो जी, और यूजली 2-3 दिन में पेशेंट घर चला जाता है और घुटने को मोड़ना शुरू कर देते हैं जी। सेकंड डे मोर देन 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो जो टेढ़ापन होता है और जो दर्द होता है हड्डी से हड्डी टकराने वाला, ये तो सेकंड डे ही खत्म हो जाता है। पेशेंट को लगता है नहीं डिफरेंट है और मेरे को अच्छा लग रहा है चलने में। जो ऑपरेशन का जो दर्द है हमारा, है ना, वो 1.5-2 महीने तक रहता है, थोड़ा सा ज्यादा। तो 1-1.5 महीने तक डॉक्टर विवेक ने जैसे कि बताया था, हमें थोड़ी सी चीजें बहुत भागदौड़ वाली अवॉइड करना चाहिए। करीब 1.5 महीने के आसपास आप, जैसे कि आपको साइकिल चलानी है, कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, बाहर घूमने जाना है, तो आप कर सकते हो। और जहां तक क्या क्या चीजें नहीं करनी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद आप दुनिया की सारी चीजें कर सकते हो। बिल्कुल। और आप नियर नॉर्मल हो जाते हो, एक्सेप्ट जैसे कि पालती इंडियन टॉयलेट यूज करना, पालती मार के उकड़ू बैठना। आप बैठ तो सकते हो, अगर आपके थाई जांग वगैरह वजन ज्यादा नहीं है, बैठ तो सकते हो, लेकिन वो अवॉइड करो। तो मैंने कहा ना, ये जिंदगी भर चलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि उसको रोबोट से करोगे तभी जिंदगी भर चलेगा और सीएस हाथ से डाल दिया तो जिंदगी भर नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जिंदगी भर चले, उसके लिए एक तो अच्छी तरह जोड़ को डाला जाए, फिर उसके बाद आप भी उसकी केयर करो। बिल्कुल, है ना। एक्सरसाइज नियम से करो और नीचे ना बैठो। और दूसरी एक चीज और अवॉइड करने के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपको कहा जाता है खूब आप सेकंड डे से चलना शुरू कर देते हैं, आप करीब 1-1.5 महीने के बाद आप 2 किलोमीटर चलो, 4 किलोमीटर चलो, ब्रिस्क वॉक करो। जॉगिंग ना करो तो अच्छा है, बाकी अलाउड है। वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, गोल्फ खेलना अलाउड है,
स्विमिंग अलाउड है, पहाड़ पे घूमना अलाउड है, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना अलाउड है, झुकना अलाउड है। मतलब ऑलमोस्ट जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें होती हैं, झटके वाली चीजें जिस ना करें। जैसे दौड़ में क्या आता है, पैर ऊपर जाता है, झटके से हील नीचे आती है, तो इसकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, सब यही कहना चाह रहे हैं कि नियर टू नॉर्मल तो हो ही जाता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं। और लेकिन थोड़ा बहुत सावधानी, क्योंकि कुदरत की चीजों में और मैन मेड चीजों में तो अंतर होता ही होता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हम आने वाली लाइफ को अपना काफ़ी नॉर्मल बना सकते हैं। और आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, और आप सभी का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे, इसलिए मैं फिर से आप तीनों का और डॉक्टर पूजा का भी शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर दर्शकों आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार। नमस्कार।